दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक नए विस्तार हुए हैं और इसमें 7 जो नए विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार चल रही है बिहार में, उसमें कैबिनेट में नया विस्तार किया गया और इस नए कैबिनेट के विस्तार में 7 जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही बिहार में क्या कुछ चल रहा है, ये भी आपको समझाते हैं। अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है और इसके लिए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी और जेडीयू ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस कैबिनेट विस्तार का कोई असर विधानसभा चुनाव में होगा और इससे राज्य में आरजेडी की जो अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन है, उसको कितनी चुनौती मिलेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं चक्रव्यूह रचा जा रहा हो या फिर एनडीए में से नीतीश कुमार को साइड करने की प्लानिंग हो। पूरी तरह से ये भी साफ हो गया कि 2020 की तरह इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच में जोरदार और कड़ी लड़ाई होने जा रही है, जैसे 2020 में हुई थी। और सबसे खास बात यह है कि इन 7 विधायकों में से सभी बीजेपी के ही विधायक हैं। और यहाँ पर 2 सवाल ऐसे में सामने आते हैं और 2 रणनीति। सबसे पहले कि या तो चुनावी रणनीति है या फिर एनडीए में बीजेपी को नीतीश पर भरोसा नहीं है, नीतीश को साइड करने की पूरी प्लानिंग है। अगर रणनीति को समझें तो नीतीश सरकार में जो शामिल 7 मंत्री हुए हैं, उसमें संजय सरावगी हैं जो दरभंगा से हैं, सुनील कुमार हैं बिहार शरीफ से, और जीवेश मिश्रा हैं जाले से, राजू सिंह है साहिबगंज से, मोतीलाल प्रसाद है रीगा से, कृष्ण कुमार मंटू है अमनौर से, और विजय मंडल हैं ये सिकटी से विधायक हैं। 7 मंत्रियों में पिछड़े वर्ग के 3 हैं, अति पिछड़ा वर्ग के 2 हैं और सामान्य वर्ग के 2 हैं। मतलब पूरे जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। जातीय समीकरण को अगर ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो इसमें यह भी आपको आएगा कि निश्चित रूप से बिहार में कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसमें विधानसभा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। बिहार में एनडीए सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के पास राज्य में 80 और जेडीयू के पास 44 विधायक है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की जो पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर है, इसके पास विधायकों की अगर बात करें तो सिर्फ एक विधायक की बात होती है कि इनके पास विधायकों की संख्या अपना 4 विधायक हैं, 4। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी जो रामविलास वाली एलजेपीआर है, वो भी एनडीए गठबंधन में शामिल है। अब जातियों के सियासत के लिए जो पहचाने जाने वाले बिहार में कैबिनेट का पूरा विस्तार है, उसमें जातियों को ध्यान में रखते हुए ही ये विस्तार किया गया है। नीतीश कुमार के जो कैबिनेट में नए मंत्री आए हैं, उनमें से 7 में से बीजेपी और जेडीयू को इसमें कोई जगह नहीं दी गई कि 7 में से मंत्री बीजेपी से हैं, जेडीयू को इसमें कोई जगह नहीं दी गई है। बिहार में सबसे बड़ी जो जाति है वो यादव है और इस समुदाय की कुल आबादी यहाँ पर 14.26% है। बिहार की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की आबादी 17.70% है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है, दूसरे दिन पहले अब आप दूसरा पॉइंट को भी समझिए कि ये तो जाति का समीकरण हुआ कि यादव फैक्टर है विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी बिहार में। दूसरा अगर समझे तो पहले दिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की जनता का लाडला बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि वही सीएम फेस होंगे और एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और जेडीयू पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर खाने में एकजुट नहीं है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। लेकिन कैबिनेट विस्तार हुआ तो ये साफ हो गया कि बीजेपी और जेडीयू की जो आपसी समझ है वो बेहतर जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर राजी भी हुए और सभी मंत्री बीजेपी के कोटे से बनेंगे, जबकि बीजेपी ने भी बड़ा मन दिखाते हुए ये साफ संदेश दिया कि विधानसभा में चुनाव में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन मोदी ने नहीं बोला था। अब इसकी घोषणा भी देर से हुई।
लेकिन इस विस्तार के साथ जो नीतीश के मंत्रिमंडल में अपनी फुल कैपेसिटी भी आ गई है, इसे समझिए, क्योंकि अभी पहले कम था स्ट्रेंथ। उम्मीद है कि अगली 8 से 9 महीने में 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं धरातल पर नजर आएगी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें से दक्षिण बिहार की 30,000 करोड़ की 120 योजनाएं और उत्तर बिहार की जो 20,000 करोड़ से 187 योजनाएं कैबिनेट मंजूरी एक दिन पहले ही दे दी है। प्रदेश की सियासत में जिक्र जात ऐसी हो गई है कि कुर्सी के लिए जरूरत और सियासत की फितरत, ये दोनों बन चुकी है। वरना न तो नीतीश कुमार कैबिनेट में नए मंत्रियों की जाति गणित की चर्चा होती और न तेजस्वी यादव जाति जनगणना का आंकड़ा गिना रहे होते। लेकिन जाति फैक्टर काम किया और इस वजह से वो दोनों जातीय समीकरण को देखकर नीतीश कुमार भी उतारे हैं और उधर आरजेडी भी फुल फोकस कर रही है। लेकिन अगर एनडीए को, जो दूसरी बात हमने बताई थी कि एनडीए में ऐसा तो नहीं है नीतीश को साइड कर देंगे, इस बात की चर्चा हर बार इसलिए होती है कि ठीक ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में भी पहले ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जब जीत हुई और सीट बीजेपी की ज्यादा आई तो फिर बीजेपी वहां पर सीएम फेस को लेकर पलट गई। ये बात भी ध्यान में रखी कि बिहार में तो अभी भी बीजेपी की सीट ज्यादा है, फिर नीतीश कुमार को सीएम क्यों बनाया? इसके पीछे बात यह है कि बीजेपी के पास गठबंधन के लिए बहुमत के पास पहुंचने के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और इतनी तोड़ मरोड़ की राजनीति महाराष्ट्र की अपेक्षा बिहार में नहीं हो सकती थी। आरजेडी भी फुल स्ट्रेंथ में थी। तो शायद एक वजह ये भी रही होगी कि बीजेपी अपनी पार्टी में, और नीतीश कुमार अगर छोड़ के चले जाते तो ऐसा हो सकता बीजेपी को ही नुकसान होता। अब नीतीश कुमार तो सबके हैं, फिर ऐसे में चर्चा ये हो जाती है कि नीतीश कुमार जाते तो, लेकिन नीतीश तो फिर एनडीए में आ गए महागठबंधन छोड़कर। तो ऐसे में कई सारी कयासबाजी है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा है कि वो एनडीए सही है और वही चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या होगा ये नहीं पता उनसे, कि हो सकता है जीत के बाद वो पलट जाए, लेकिन अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो जातीय समीकरण के हिसाब से जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। अब इसका फायदा कितना होता है और चुनौती कितना विपक्ष को मिलती है, ये तो थोड़ा इसके लिए इंतजार कीजिए। कुछ जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।